नमस्कार, मैं हूं उमाशंकर दुबे। लखनऊ जन कल्याण महासमिति और ब्रेकिंग न्यूज यूपी के सहयोग से आज का ये वेबिनार है। आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है, आखिर क्या कारण है कि आवास विकास और लखनऊ विकास प्राधिकरण के फ्लैट से आवंटित दूर बना रहे हैं, अपने आप को दूरी बना रहे हैं और दूर होते जा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लखनऊ के विभिन्न आरडब्ल्यूएस के पदाधिकारी हैं। हम पहले उनका परिचय कराएंगे। समर विजय सिंह जी हैं, फैजाबाद रोड पारिजात अपार्टमेंट से हैं। विवेक शर्मा जी हैं, हमारे वहाँ जानकीपुरम विस्तार का पूरा प्रतिनिधित्व देख रहे हैं। प्रभात अग्रवाल जी हैं हमारे साथ, कानपुर रोड मानसरोवर योजना से। और हमारे साथ राम कुमार यादव जी हैं, गोमती नगर विस्तार से। और इसके अलावा श्रुति अग्रवाल जी हैं, और भी हमारे कई साथी हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे इस कार्यक्रम में कानूनी पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट के प्रिंस लेनिन जी हैं। आप सभी का स्वागत है सर। और कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं इससे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे कि एक समय ऐसा था जब हम सब लोग एलडीए या आवास विकास के जो फ्लैट होते थे या प्लाट होते थे, यदि हमारा आवंटन लॉटरी में नाम होता था तो शायद हम बहुत उत्साहित महसूस करते थे, अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते थे। लेकिन आखिर आज वो कौन सी परिस्थितियां हैं, क्या कारण है कि हमने तो बुकलेट में फ्लैट देख करके खरीदे थे और आज भौतिक कब्जा देने की बारी है और लोग इससे दूर जा रहे हैं। इन्हीं विषय पर बात करेंगे। और सबसे पहले हम अपनी बात रखने के लिए हम चलते हैं समर विजय सिंह जी के पास। समर जी, स्वागत है। सवाल मेरा सिर्फ यही है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं कि लोग दूरी बना रहे हैं, क्योंकि आप खुद इस चीज को महसूस करते होंगे। समर जी। सभी इनवाइटीज को मेरा नमस्कार। बाकी परिचय दुबे जी ने मेरा करा दिया होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी लघु कथा पर बात करूंगा। आप सभी लोगों ने मदन कुंडू का नाम सुना होगा। मदन कुंडू एक जादूगर है। वो काला जादू दिखाने में बड़ा मशहूर था। तो इस चीज को हमने नाम सुना है, कभी उसका जादू नहीं देखा। तो हमने 2012 से मुझे असली मदन कुंडू मिल गए हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण में। यहाँ खड़खड़ में मदन कुंडू, और ये कुछ भी चमत्कार ऐसा कर सकते हैं जो आप प्रत्यक्ष में नहीं पाएंगे और इनकी योजनाओं में और अभिभाषणों में वो मिलेगा। वस्तुतः हम सभी लोग जो है एक मध्यम वर्गीय परिवार के, और हम लोग के सपने बहुत छोटे हैं। घरौंदे, एक बच्चे की परवरिश, कुछ पैसे जोड़ के घर और गाड़ी, और एक इसी तरह का एक जीवन यापन हम लोग सोचते हैं। इसमें जब आदमी पूरा संघर्ष करके एक इस प्रकार की योजनाओं में जब निवेश करता है तो उसकी ये सोच होती है कि हमारा एक अपना घर होगा। और जब उसमें उसको एलडीए क्या पूरे प्रदेश के जितने भी प्राधिकरण, कमोबेश सभी का यही हाल है। और ये लोग जो सबसे बड़ा छलावा है कि पहले अगर मैं बात करूं 3 दशक पहले, तो चूंकि हमारे फादर उसमें रहे शासन में, तो मैंने हमेशा से देखा कि ये प्राधिकरण जब ये नगर निगम का पार्ट होता था तब से हमेशा ये विवादों के घेरे में, और इसमें एक प्लॉट की रजिस्ट्री हो जाना, 8-8 बार होना, ये बड़ी कॉमन हो रही। इन्होंने क्या किया, 2000 पहले ये सब बिल्डिंग बनाना इनका काम नहीं था। बिल्डिंग बनाना काम था आवास विकास का। एक दौर आया जब आपने सुना होगा समाज में, जिससे पूछो कि वो क्या कर रहे हो, सब प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी का काम। उस दौर में लोगों का विश्वास उठ गया था कहीं निवेश करने में या प्रॉपर्टी में मकान लेने में। तो प्राधिकरण ने इसको एनकैश करने का एक नया तरीका निकाला और उन्होंने बैठना बताते कैसे बैठेगा, प्राइवेट बिल्डर्स के साथ टाई अप किया, और प्राइवेट बिल्डर के साथ टाई अप करके उन्होंने इस प्रकार की योजनाओं में अपना भाग्य आजमाया। और ये उस तरीके का है कि जिसमें इनकी न हींग न फिटकरी, बिना कुछ लगाए सब कुछ फाइन। कोई किसान की जमीन ले ली या कोई सस्ती जमीन है या कहीं कोई ऐसी कुछ भी नहीं है। औने पौने दाम की जमीन अगर इनके पास कहीं पड़ी हुई है, और अलॉटियों से पैसा ले लिया और किसी थर्ड पार्टी वेंडर को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और उससे अपनी साठगांठ कर दी।
डिप्लोमा होल्डर, इनके इंजीनियर, उसमें सो कॉल्ड प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता, सारे जितने भी हैं सब उसमें अपना भाग्य आजमाते हैं। नटसेल में हमने ये देखा कि कोई भी इनकी योजना, मैं पिछले 10 साल की सारी योजनाओं का डेटा देख रहा हूं, 2009 से सस्ती, सरगम, और यहाँ तक कि अग्रवाल साहब से मेरी जो कल बात हुई इनसे, प्रभात जी से, तो सनराइज अपार्टमेंट का भी अगर मैं सब देखूं तो पूरी योजनाओं की मूलभूत समस्या एक है और उसका जनक और कारक एक है, वो है प्राधिकरण। बेसिक प्रॉब्लम क्या है? बेसिक प्रॉब्लम यह है कि प्राधिकरण का कुछ भी स्टेक पे नहीं है, केवल वो अपनी उधार का जज है, सर्विस प्रोवाइड करता है। अरे भाई ये काम तो हम कर लेंगे, हमको पैसा दे दो, हम भी जमीन बेचेंगे, पैसा अपने हिस्से का रखेंगे, और हल करना है भाई, सरकारी एजेंसी है, आप ज्यादा से ज्यादा लिटिगेशन में फंसा देंगे। लोगों के बीच में अब जो इनके बारे में संदेश जाने लगा है कि पहले तो इन्होंने क्या किया था, लोगों को बहुत सी योजनाओं में निवेश किया, सब फंसाया। अब लोगों को ये लगने लगा है कि इनसे बड़ा छलिया ठग कोई है नहीं, और लोग अपने राइट्स को लेके सजग। इसीलिए आज की डेट में इनके अधिकांशतः फ्लैट जो बिना डिमांड सर्वे के बने, इसीलिए वो अनावंटित है। हर योजना में अगर आप अनुमानता देखेंगे तो 30% से 40% इनके फ्लैट अनसोल्ड है। पहला, वो प्रचलित दरों से कहीं ज्यादा महंगे बेचे गए। दूसरा, उनकी जो गुणवत्ता है, जो कंस्ट्रक्शन, जो इन्होंने चीजें उसमें कहीं की, अपने सर्विस बुक, अपने योजना पुस्तिका में जिसका विवरण किया है, वो बिल्कुल नहीं। तीसरा, सबसे बड़ी चीज है कि ये एक चीज लैंग्वेज लिखते हैं, 24 माह में दिया जाना प्रस्तावित। क्या हमारा पैसा प्रपोज होता है क्या? पैसा तो प्रस्तावित नहीं, पैसा तो हम आपको देते हैं। तो प्रस्तावित एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज आपने लिखी, 24 उसी को रेरा में भी कहते रहे साहब हमने लिख दिया है प्रस्तावित है। तो रेरा ने पूछा भी कि प्रस्तावित है तो क्या मतलब आप इसको तो मना भी कर दो, प्रस्तावित का नहीं दे, पैसा प्रस्तावित नहीं। दूसरा, थर्ड पार्टी से क्वालिटी चेक कराया जाएगा। वो थर्ड पार्टी कौन होती है इसका कहीं उल्लेख। जितनी चीजें उसमें लिखी है जमीनी धरातल पे वो एक भी चीज नहीं। अब समस्याएं सबकी वही है, इतना समय नहीं है कि उनको एक बिंदुवार बात किया जाए, लेकिन क्या जब हम ही को सजा देनी, हम ही को जज हम ही है, हम ही उसका निर्णय करेंगे, तो साला कहा जाएगा। आज इन्होंने आदमी केवल परेशान, और ये चाहते हैं कि इंटेंशनली ये लिटिगेशन में केस जाए और आदमी थक हार के कुछ दिन के बाद इसको छोड़ दे, या मजबूरी में ये कंपेल करते हैं कि ये उसको हैंडओवर ले ले और हम हैंडओवर लेके मुक्ति पा जाए। कोशिश ये करते हैं कि जल्दी से इनका मेंटेनेंस पीरियड का टाइम खत्म हो और ये जाके अपना आदमी थोड़े दिन में थक हार के चला जाए। नटसेल में अगर हम इनकी बात करें, आज हम 3-4 चीजों को बहुत सीरियसली टेकअप करना चाहते हैं। समस्याएं बहुत सी हैं, हर जगह की समस्या एक ही है, योजना अपूर्ण है, उस तरीके से नहीं बनी है जैसा इन्होंने कहा था। दूसरा, इन्होंने कॉस्टिंग में हमेशा 25% का एनहेंसमेंट किया है, जो कि इन्होंने एट द टाइम ऑफ लॉन्च ऑफ द प्रोजेक्ट दे हैव नॉट डिस्क्लोज दिस थिंग। एक भी कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें इन्होंने दो काम ना किया। एक तो नंबर ऑफ फ्लोर्स बढ़ाए, यानी एक योजना में इन्होंने दोहरा लाभ कम। दूसरा, उसकी इनिशियल कॉस्ट से हमेशा कॉस्ट में 25% की बढ़ोतरी हुई। उसका नाम ये कुछ भी देते हैं। मेरा एक बड़ा एक प्रश्न इनसे खड़ा होता है कि भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट उस थर्ड पार्टी वेंडर से जो भी था वो दरें स्थायी थी, और आपने 14 मंजिल के फ्लोर को 20 मंजिल कर लिया, जैसे पारिजात किया, 96 फ्लैट एक्स्ट्रा बना लिया, यानी आपने 34% का एक्स्ट्रा लाभ हमारी एक योजना में कमा लिया, और आपको तो वो गेन जो है प्रोपोर्शनेट रहेगा, आपकी कॉस्टिंग घटनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए। हमको कॉम्प्रोमाइज लिविंग दे दिया, हमारा सुपर एरिया कम हो गया, सुपर एरिया कम हो जाने के बावजूद भी कॉस्ट कैसे बढ़ गई, ये बात एक।
तीसरा इनके उसमें एक चीज आती है, ये जो एमिनिटीज का डिक्लेरेशन करते हैं उसमें कॉस्ट कटिंग बहुत करते हैं, क्योंकि उसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं लिखा होता है, एक गोल मटोल बात लिखी होती है, बाद में आप केवल कोर्ट कचहरी और सुनवाई कुछ नहीं। ये स, ये सभी योजनाओं का हाल है। तो हमने 2-3 चीजों पर अब हम सीरियसली बात करना चाहते हैं और सभी लोगों से आग्रह भी है कि एलडीए हो, चाहे जितनी भी आवास विकास की योजनाएं हो, चाहे लोगों का मोह भंग 2 कारण से होने लगा है। हमारी हैसियत मान लीजिए 50 लाख की थी और हमने कर्ज लेके 50 लाख का फ्लैट लिया, वन टाइम पेमेंट। किराए के मकान में रह रहे हैं, 2.5 साल के लिए हमने सोचा था मिल जाएगा, 6-8 महीने आगे पीछे मकान की योजना खिसक के चली गई 10 साल। हमारा लोन इंटरेस्ट हनुमान की पूंछ की तरह वो 26 लाख का 26 लाख हमने पे कर दिया। इसके बाद हम कोर्ट में चले गए, कोर्ट में हम कागज का टुकड़ा लिए यहाँ पे घूम रहे हैं। विभाग एलडीए जब योजना देता है तो ये नहीं कहता कि आप 3 विभाग में घूमेंगे, इंजीनियरिंग वित्त सेक्शन में जाएंगे, संपत्ति में जाएंगे, कि वित्त नियंत्रक के पास जूते घिसेंगे, ये नहीं पता होता। जब आप जाएंगे तो उनके पास बड़ा रेट है, ये तो वित्त वाले जाने। आदमी नहीं सर, थोड़े दिन थक हार के कहता है यार चलो कुछ तो मिल गया, चलो इसमें अपना ठीक हो रहे। अब ये चीजें नहीं रही। अब आवंटी बड़ा जागरूक हुआ, संगठन में बड़ा बल आया है, लोग सब यूनाइट हुए हैं। इससे एक संदेश जरूर चला जा रहा है कि अब इस प्रकार की झूठे वादे करके किसी को अब ये छल नहीं पाएंगे, इसीलिए इनके फ्लैट नहीं बिक रहे हैं कि अब इनको मालूम है कि दे आर टोटली एक्सपोज इन फ्रंट ऑफ द कॉमन पीपल। हम जरूर चाहते हैं कि लोग भी अवेयर हो जाएं धीरे धीरे अपनी महासमिति के माध्यम से। ठीक है, घर हमारा आर्टिकल 21 में हमें रोटी, कपड़ा, मकान, हमारी मूलभूत सुविधाओं ये सब मिलना चाहिए, हमें मिले, लेकिन हमने जिस कार्य के लिए जो पैसे दिए हैं वो चीजें मिले। अगर नहीं है, थोड़ा विलंब आगे पीछे थोड़ी बहुत 19-20 चल सकती है, लेकिन कुछ इतना निराधार बातें उसका कोई निश्चित तौर पर समर जी ने आपने बहुत विस्तार से पूरी बात को बताया कि किस तरीके से एलडीए अपने वायदे से मुकरता है, किए गए वायदे को पूरा नहीं करता है और कॉस्ट इंक्रीज कर लेता है जिसका कोई हिसाब नहीं होता। अब हम चलेंगे विवेक जी के पास। विवेक जी, जिस तरीके से समर जी ने पूरी तरीके से विस्तार से एक रूपरेखा को आपके सामने प्रस्तुत की है, आप खुद जानकीपुरम विस्तार के पूरे प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या समस्याएं आती हैं, कि क्यों आपके वहां फ्लैट नहीं बिक रहे हैं? निश्चित ही सारी बातें अभी समर भाई साहब ने अपने जो भी वक्तव्य दिया है उसमें सब चीजें आ जाती हैं। 10 साल पुरानी योजनाएं और अधिकारी सुन नहीं रहा। सीनियर अधिकारी एक जिलाधिकारी निरीक्षण करता है, उसके बाद कुछ आदेश देता है, उस पर कोई अमल नहीं होता। अधिकारी बिल्कुल साइलेंट बैठ जाते हैं। अगर उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है, जैसे मैं लगातार कह रहा हूं कि इसकी जांच कराइए, किसी चीज की जांच के लिए बोलकर गए हैं और अभियंता को ही बोलकर गए हैं, आज तक अभियंता ने 5 महीने हो गए उसकी कोई जांच नहीं कराई। ये केवल सृष्टि स्मृति का ही मामला नहीं है। सीतापुर रोड योजना की एक सोपान इनक्लेव है सर, 2013 की योजना है और इन्होंने वहां पर भी कार्यव्रत जारी किया। सचिव का भी आदेश है कि इसकी जांच होनी चाहिए। वहां पर जो फ्लैट्स पड़े हुए हैं, जो लोगों को पुराने रेट पर दिए थे, बहुत हाई रेट था, 60 लाख 70 लाख रुपए का रेट था, लोगों ने परचेस किया। 15% लोग अभी तक उसमें आकर बसे हैं, बाकी लोगों ने अपना पैसा वापस ले लिया है। जो फ्लैट्स खड़े हुए हैं वो बिल्कुल अब ऐसी जीर्ण शीर्ण स्थिति में हो गए हैं क्योंकि वहां देख रेख करने वाला कोई नहीं। किसी भी चीज का जो इन्होंने फैसिलिटीज बोली थी, बहुत अच्छी अच्छी चीजें इन्होंने अपने उसमें दिया हुआ है बुकलेट में। एक तो अल्ट्रा मॉडर्न सुविधाओं से लेस क्लब हाउस। वो भाई साहब अल्ट्रा मॉडर्न सुविधाएं हैं क्या, ये हमें नहीं पता है। क्लब हाउस ही नहीं है तो सुविधा हम कहां देखेंगे। इसके अलावा इन्होंने बोला 24/7 ये पावर बैकअप देंगे। आज तक पावर बैकअप का नहीं पता। ये इन्हीं योजनाओं में स्मृति अपार्टमेंट की ये जो जानकीपुरम की योजना है, इसकी जो दुर्दशा है, अगर इसकी आप फिनिशिंग देख लेंगे तो फिनिशिंग लगता ही नहीं किसी ठेकेदार ने की।
ये अल्टीमेटली वहीं पर घूम कर आती है जहां सुमर भाई साहब ने शुरुआत करी थी और आखिर किया है कि 2009 से लेकर 2013 तक की जो योजनाएं चालू की गई थी, जिस कार्यकाल में, जिस उपाध्यक्ष के कार्यकाल में, उसमें एजेंसियों का ध्यान क्यों नहीं रखा गया, आईएसओ कंपनियों को क्यों नहीं दिया गया, ये छोटी छोटी कंपनियों को बुलाकर और इनका पेमेंट भी पूर्ण कर दिया और उसके बाद में 3-3 ठेकेदार चेंज कर दिए। ये अभी तक यक्ष प्रश्न बना हुआ है जिसकी किसी के पास कोई जवाब नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विवेक जी, 3-3 एजेंसियां आपने बदल दी और उसके बाद भी वायदा अभी पूरा नहीं हुआ। ये कहना चाह रहे हैं कि हमें करना क्या, ये बताइए ना। ये तो क्योंकि सब जान रहे जो वादे उतार रहे हैं। नवीन जी, अभी ये इसी के विषय में आगे और डिस्कशन होगा। ये जो सब बातें बताई जा रही हैं, इसका एक निचोड़ अभी हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे कि इसमें करना क्या है। और हमारे सबर भाई साहब हैं, प्रिंस लेनिन साहब हैं, ये सब लोग अपनी हम लोगों की बातें सुन रहे हैं कि हम लोग को प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन हमको बताएंगे। क्योंकि जो वकालत करते हैं, जो वकील होते हैं कोर्ट में, वही हम बहस करेंगे, तो उससे बढ़िया हम लोग को कोई और दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता। इसलिए हम अपनी सारी समस्या उनके सामने रख रहे हैं। अध्यक्ष जी, इसमें लास्ट, अध्यक्ष जी मैं क्षमा चाहूंगा बीच में, लास्ट में 2 मिनट में मैं एक बात कहूंगा, क्या हमने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है वो शेयर करूंगा। हो सकता है आप लोगों को भी अगर ठीक लगेगा तो सहयोग चाहूंगा आप सभी, प्लीज। जी जी, तो इसके लिए अब मैं चाहूंगा कि अध्यक्ष जी जो दूसरा नंबर हो, बाकी तो सारी प्रॉब्लम मैं विवेक जी, देखिए ओवरऑल जैसा अभी नवीन सिंह जी ने कहा है, नवीन जी हमारे गोमती नगर विस्तार महासमिति के अध्यक्ष हैं और बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं और राप्ती अपार्टमेंट के सेक्रेटरी भी हैं और लगातार वो तमाम मुद्दों पे संघर्ष करते रहे हैं। तो ये बात सही है कि हम लोग बातें तो अब तक करते रहे हैं, लेकिन हमको करना क्या है, हमारी आगे की योजना क्या है, हमको इस दिशा में काम करना होगा। हम इसी मुद्दे पर अभी हम और भी चर्चा करेंगे, लेकिन इसके बाद हम पहले चलते हैं, क्योंकि सवाल सबके आ जाएं और सुझाव आ जाएं, उसके बाद हम प्रिंस लेनिन साहब के पास चलेंगे, क्योंकि हमारे अधिवक्ता हैं और महासमिति के हमारे लीगल एडवाइजर वही हैं और उनके निर्देशन में हम लोग आगे बढ़ा जाएगा। श्रुति जी हमारे साथ हैं। श्रुति जी, इनका मामला चूंकि आवास विकास से है, श्रुति जी ने आवास विकास में फ्लैट बुक कराया था। श्रुति जी, क्या मामला है और कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं कि आप लोग अब अपना फ्लैट वापस करना चाहते हैं? बिल्कुल उमाशंकर जी, देखिए हमको जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जो अभी बाकी दोनों हमारे साथियों ने ये बात कही है कि वजह क्या है कि मोह भंग हो रहा है, जो आपने खुद इस वेबिनार का टॉपिक रखा है। तो अब जब कॉस्टिंग निकल के आई है, आवास विकास में सरयू में फ्लैट बुक थे, मेरे कई जानने वालों के थे, मेरे कई मित्र के थे, मैंने भी बुक करवाया। हालांकि अभी तक मेरी कॉस्टिंग निकल के नहीं आई है, लेकिन जो अब तक जानकारी हमको मिली है उसमें 37 लाख करीब जो है कॉस्टिंग निकल के आई है, जिसमें अभी भी पार्किंग शुल्क और अतिरिक्त शुल्क हमें देना बाकी है। और जब हमने योजना के लिए फॉर्म भरा था, उसकी जो कीमत थी वो 25,70,000 समथिंग थी। तो चूंकि ये योजना निम्न आय वर्ग के लिए थी, 2014 की योजना है और हम सब निम्न वर्ग से आते हैं, तो यही माइंड मेकअप था कि इस योजना का लाभ मिलेगा। और चूंकि सरकारी योजना थी, अभी जो सर ने सबसे पहले बात कही थी कि सरकारी योजनाओं पे हम इसीलिए विश्वास करते थे क्योंकि हाँ ये पता है कि यहाँ पर धोखाधड़ी के मामले नहीं मिलेंगे। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति आ रही है वो साफ साफ धोखाधड़ी का ही मामला है, क्योंकि अगर आप हमें एक तय कीमत देते हैं कि 25,70,000 का फ्लैट है और उसके बाद जो आप एक समय भी नियत तय करते हैं कि हम आपको 6 महीने के अंदर फ्लैट दे देंगे, आप उस समय से 2 साल लेट हुए। क्योंकि मैंने जो भरा था उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मैं 1.5-2 साल लेट हूँ और मुझसे पहले भी बहुत लोगों ने भरा है, तो इट मींस वो 5-5, 6-6 साल से इंतजार कर रहे हैं। अब जब कीमत निकाल के दी है, कीमत भी निकालने का एक बहुत लंबा प्रोसेस रहा है। मैं अपनी खुद का अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मैंने फॉर्म भरा है और अब तक जो कॉस्टिंग आई है, मैंने कम से कम 50 बार आवास विकास के दफ्तर के चक्कर काटे हैं, वहां पर गई हूँ, पूछा है, और जो एक क्लियर जवाब मिलता है कि मैडम मेरे पास कोई जानकारी नहीं आई है। एक ये भी मैं आप लोगों से चाहूंगी कि बाद में इस पर भी डिस्कशन किया जाए, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज वेबसाइट पर क्लियर होती है। आपको किसी भी क्षेत्र की जानकारी चाहिए हो तो आवास विकास की वेबसाइट पे जानकारी क्यों नहीं है? अगर हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि कब तक देंगे, क्या कॉस्टिंग निकल कर आई, किसी तरह की कोई जानकारी हमें वेबसाइट में नहीं मिलती है। और जो सबसे एक अहम चीज है कि अब हम आखिर जब इतनी कॉस्टिंग निकल के आई है और हम पहले से माइंड मेकअप अपना कर चुके हैं कि भाई 25,70,000 का फ्लैट है, अगर कुछ कीमतें और बढ़ेंगी, कुछ शुल्क बढ़ाया जाएगा,
तो लगभग 30 तक पहुंचेगा और हमें वो मेरा फ्लैट मिल जाएगा, मेरा आवास मिल जाएगा। लेकिन अब 10 लाख बढ़ के जो कॉस्टिंग आई है, तो मुझे लगता है कि मैं अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस कहूँ तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ कि इतनी कीमत पर फ्लैट ले सकूं। और मेरे साथ साथ और भी जो कई लोग हैं जिनकी यही कीमत निकल के आई है, वो सब अब यही प्लान कर रहे हैं कि इसको हम कैसे वापस करें। लेकिन वापस करने का भी मुझे जहां तक अभी तक आवास विकास की तरफ से कोई सुझाव नहीं आया है, कोई जानकारी नहीं आई है कि अगर हम उसको हैंडओवर करना चाहे, वापस करना चाहे, हम लेने के इच्छुक नहीं है, तो मेरा पैसा वो कैसे वापस करेंगे। तो ये तमाम चीजें हम चाहते हैं कि समिति। श्रुति जी बिल्कुल आपने अपनी बात को रखी और बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पे आपने अपना प्रकाश डाला। और कैसे पैसा वापस लें और आवास विकास से क्यों लोग पैसा वापस ले रहे हैं। हमारे साथ मनीष गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी स्वागत है। मनीष जी, आपने तो अपना पैसा वापसी के लिए एप्लीकेशन भी डाल दिया, कैसे आपने डाला, क्या प्रक्रिया है और क्यों आपने वापस के लिए डाल दिया पैसा? सर, मैं मनीष गुप्ता बोल रहा हूँ। मैंने अपना फ्लैट आवास विकास गोमतीन किले में 2016 में बुक किया था। तब से उस समय उसकी अनुमानित कॉस्ट दी गई थी 24.11 लाख। अभी तक मेरे पास लेटर नहीं आया है, बट जहां तक मेरा इंफॉर्मेशन मुझे पता चला है, वो कॉस्ट अभी बढ़ करके 31.8 के आसपास हुई है वो। तो इसी रीजन से, मतलब ड्यू टू दिस हाई कॉस्ट, आई एम अनेबल टू टेक दिस फ्लैट। सो अभी हम इस फ्लैट को कैंसिल करने के लिए हमने अपना एक एप्लीकेशन कल डाला है ऑनलाइन, जो कि अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है ईएमओ के पास। अभी वो एप्लीकेशन मेरा स्टेटस में लिखा है, ईएमओ है, उनका नाम है नृपेंद्र बहादुर सिंह, आवास विकास में ईएमओ है उनके पास। वो अभी एप्लीकेशन। आपकी आवाज चली गई है। मनीष जी से बात हो रही थी। मनीष गुप्ता जी बता रहे हैं कि इन्होंने अपना फ्लैट कैंसिल करने के लिए आवेदन कर दिया है। अभी वो प्रक्रिया नहीं आगे बढ़ चुकी है, लेकिन इन्होंने अपने स्तर से कैंसिलेशन के लिए आवेदन कर दिया है। मुकुल अग्रवाल जी इसी बात का कर रहे थे। प्रभात जी, हम आपके पास आएंगे। आप मानसरोवर योजना देख रहे हैं, क्या हालात है आपके वहां, और आपके वहां भी फ्लैट नहीं बिक रहे हैं? प्रभात जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? सबको मेरा नमस्कार जी, सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रभात अग्रवाल है। मैं सनराइज अपार्टमेंट में रहता हूं, जो कि मानसरोवर योजना कानपुर रोड पर स्थित है। दोस्तों, ये फ्लैट हम लोगों ने 2010 में अप्लाई किए थे और 2016 में बड़ी मुश्किल करके वीसी साहब से झगड़ा कर के इसका पोजीशन हम लोगों को मिल पाया। जो आज का मुद्दा है, जो हमारे प्रेसिडेंट सर ने रखा है कि एलडीए और आवास विकास के विकसित योजनाओं में बने फ्लैटों से जनमानस क्यों हो रहा है, उनका हो रहा मोहभंग क्यों हो रहा है। उसके कुछ मेन कारण जो मुझे समझ में आते हैं, मैं 3 पहलुओं पर बात करूंगा। पहले मैं मेन कारण रखूंगा, उसके बाद फिर क्या समस्या का समाधान हो सकता है, और कुछ क्वेश्चंस मेरे अधिवक्ता महोदय से होंगे कि हम क्या प्लान ऑफ एक्शन कर सकते हैं। पहली चीज तो जो समझ में आती है वो है कि इनके कोई भी प्रोजेक्ट, जितने भी इन्होंने लखनऊ में प्रोजेक्ट मल्टी स्टोरी लॉन्च किए हैं, मेरे ख्याल से सनराइज इनका पहला प्रोजेक्ट था जो 2010 में लॉन्च हुआ था। बाकी जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सब बाद में लॉन्च हुए हैं। क्योंकि मेरे पास जो एडवर्टाइजमेंट है शुरुआत में सिर्फ सनराइज के हैं, उसके बाद उनके एड के साथ साथ षष्ठी, सरगम और ब्ला ब्ला बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट साथ में आने लगे, शुरुआत हो गई। दूसरी चीज उनकी फिनिशिंग क्वालिटी है वो कभी भी अच्छी नहीं रही है। एक प्राइवेट बिल्डर जब चीज बनाता है तो उसकी फिनिशिंग और इनकी फिनिशिंग में बहुत अंतर है। तीसरा, जो कॉस्ट एनहांसमेंट अपने हिसाब से कर देते हैं, जैसा कि अभी समर भाई साहब ने बताया, वो कॉस्ट एनहांसमेंट ये किसी भी मुद्दे को लेकर कर देते हैं, जबकि एलडीए और आवास विकास दोनों ही नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। मेरे हिसाब से इनको प्रॉफिट लेने का कोई हक नहीं है। जो एक प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू कर दिया है, ये जो कॉस्टिंग इन्होंने उसकी पहले निकाल दी, उसमें जब इन्होंने एनहांसमेंट उसकी थर्ड पार्टी का नहीं किया है, तो हमसे एक्स्ट्रा कॉस्ट वसूलने का कोई मतलब नहीं होता है। जो सनराइज अपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, तो ये अपार्टमेंट हमारा कम से कम 6 या 7 बार पब्लिश किया गया पेपर में, और हर बार पार्किंग की कॉस्ट जो 25,000 थी वो धीरे धीरे 25 से 50, 75, 1 लाख, 1.25 लाख, 2.5 लाख तक पहुंच गई, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट में या अलग अलग बुकलेट्स में। चौथी चीज ये है कि इनका जितना भी कंस्ट्रक्शन है या पोजीशन है वो हर हालत में बहुत डिले होता है। अगर ये 2 साल की बात करते हैं तो वो जाके कहीं 10-12 साल में ये दे पाते हैं। यहीं पे मैं एक पिन पॉइंट करूंगा कि अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरा एक पॉइंट नोट कर लिया जाए कि अगर ये पोजीशन देर में दे रहे हैं तो इस पे लीगल एस्पेक्ट में जो हम आवंटी हैं, हमारे आवंटियों की कुछ प्रॉफिटेबिलिटी बन सकती है क्या, हम इनसे कोई क्लेम ले सकते हैं। हालांकि रेरा ने बहुत सारे क्लेम दिए भी हैं, लेकिन ये सभी आवंटियों के लिए है, क्योंकि जितने भी आवंटी हैं, अभी हम शायद 10% लोग भी नहीं क्लेम ले पाए होंगे, 5% लोग भी क्लेम नहीं ले पाए होंगे, लेकिन हम हर आवंटी का ये हक होता है कि हम इनसे अपने पैसे की वसूली कर सकें।
अगर हमारा पैसा एक दिन डिले होता है तो एलडीए आवास विकास उस पर पूरा इंटरेस्ट लगाता है, और जब तक कोई इंटरेस्ट जमा नहीं होता ये आगे बढ़ते नहीं है। तो हमारा पैसा ही पैसा है, एक फ्लैट को खरीदने में पूरा आदमी बिक जाता है अगर उसने ईमानदारी से पैसा कमाया हो तो। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो चीजें बना देते हैं उसकी मेंटेनेंस तो भूल ही जाइए। वो मेंटेनेंस जो हम लोग वहां रह रहे हैं उन्होंने ही किस तरीके से करनी है, अगर करनी है तो एलडीए या आवास विकास उसकी मेंटेनेंस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। जो मेंटेनेंस होते ही है उसमें ही हमारा ही पैसा कहीं ऊंचे दामों पे बढ़ाकर उसी पे पैसे का खेल खेला जाता है। लोग अपनी बंदरबाट करते हैं और उसी पैसे से हमारे ऊपर वो खर्चा कर दिखाते हैं, शो करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस एरिया में ये फ्लैट्स बना रहे हैं आउटर स्कर्ट्स के ऊपर, जितने भी लखनऊ के आउटर स्कर्ट्स हैं जहां पे फ्लैट बना रहे हैं, वहां पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो पब्लिक, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम नहीं होता है। अभी मुझे याद है पीछे उमाशंकर जी ने मेहनत करके गोमती नगर विस्तार में बसों का संचालन शुरू करवाया, नहीं तो वहां पर कोई आने जाने का साधन ही नहीं था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ही नहीं था। जो रोड्स बनती हैं वो रोड एक बार बना के उसमें गिट्टी डाल के छोड़ दी जाती है, उसके बाद कोई देखने नहीं आता कि वो उस पर चलने लायक है कि नहीं है, और उम्मीद ये करते हैं कि ये सारे फ्लैट हमारे बिक भी जाएंगे। आप बना रहे हो 1000 फ्लैट और रोड आप बना नहीं रहे हो तो आदमी जाएगा कैसे? उसके बाद एक मेन चीज होती है कि जब आप आउटर स्कर्ट पे कोई भी अपार्टमेंट आप बना रहे हो तो वहां पर मूलभूत सुविधा में एक आता है सबसे बड़ी चीज, शॉपिंग आर्केड। आदमी अपनी डेली नीड को खरीदने के लिए उसके पास दुकानें तो होनी चाहिए। अगर फिर मैं आपको एग्जांपल अपने आसपास का लूंगा, मैं वहीं से ज्यादा परिचित हूँ। सनराइज के आसपास इन्होंने जिस समय सनराइज डेवलप किया था उसके 1 साल बाद इन्होंने वहां पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया। आज वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स 4 या 5 साल से खड़ा है, निर्मित हो चुका है, लेकिन आज तक ना तो उसका ऑप्शन किया, उसके जो शटर लगे थे वो सड़ गए। ऐसी स्थिति में एलडीए पता है क्या कर सकते हैं, मतलब जो आदमी, अगर हम चाह भी रहे हैं कि साहब हम वहां पे अपनी दुकान खोल लें, या कोई व्यापारी चाह भी रहा है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं कि वो यहाँ के वहां खोल ले। आज भी हम लोगों को सामान लेने के लिए 2-3 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। तो ये इनका बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है कि अगर ये बना भी लेते हैं, निश्चित तौर पर प्रभात जी, निश्चित तौर पर ये एक बड़ी समस्या है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और सामान खरीदने के लिए अंदर आपने दुकान बनाने का वादा किया था, वो तक नहीं दिया। हमारे तो अपार्टमेंट में अंदर बनी हुई है 3 दुकानें, और हम लोगों ने उनसे कहा कि ये दुकानें अंदर हैं, आप इसको सोसाइटी को हैंड ओवर कर दीजिए, क्योंकि ये दुकानें सोसाइटी के अंदर के लिए हैं, अंदर के लोग ही सामान खरीदेंगे। आपने किसी बाहर वाले को दे दी, उसने इसमें गोदाम बना दिया, तो हम क्या करेंगे? कह लेना उसके लिए हम एसओपी वो डायरेक्ट कर देंगे कि साहब ये दुकान खुलेगी। हमने कहा उसने दारू की दुकान खोल दी तो क्या करेंगे आप? और समाज का कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल वो आवंटियों का अपना अधिकार है और आवंटियों की अपनी जरूरत की सुविधाओं के हिसाब से वो दुकानें खुलेंगी। हम राम कुमार जी के पास चलेंगे। राम कुमार जी, किस तरीके से? जी प्रभात सर, मेरे 1-2 पॉइंट और हैं। एक तो ये है कि जो सेफ्टी मेजरमेंट्स है वो इनके इनकम्प्लीट है। किसी भी अपार्टमेंट में जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं वो नहीं लगे हुए हैं, अलार्मिंग सिस्टम्स नहीं लगे हुए हैं, स्मोक डिटेक्टर्स नहीं लगे हुए हैं, ठीक है, रेन हार्वेस्टिंग का सिस्टम डेवलप नहीं किया है इन्होंने। और एक आध ऐसी बिल्डिंग्स हैं जैसे हमारे सनराइज में कि इन्होंने एडिशनल ब्लॉक बना दिया है, पूरा ब्लॉक जो कि 55 फ्लैट का है, कॉस्टिंग अलग बढ़ाई है, 55 फ्लैट का ब्लॉक अलग बना दिया है। तो एक पॉइंट मेरा ये भी है कि जो इन्होंने एडिशनल ब्लॉक बनाया है, क्या इस एडिशनल ब्लॉक को ये बना सकते हैं या इनको अल्टीमेटली गिराने के लिए बाध्य किया जा सकता है? ये अधिवक्ता महोदय से हमारा ये सारे बिल्कुल आपके मुद्दों पर हम जानकारी भी चाहेंगे और अधिवक्ता महोदय से हम इस पर सुझाव भी चाहेंगे और आगे कार्रवाई क्या होगी इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले चलते हैं राम कुमार जी के पास। राम कुमार जी, अभी तक आपने देखा सभी वो समस्याएं जो खाली कानपुर रोड की नहीं, जानकीपुरम विस्तार या फैजाबाद रोड की नहीं, पूरे लखनऊ के अपार्टमेंटों की समस्याएं हैं। आप इसको किस रूप में देखते हैं? सभी साथियों को नमस्कार। जो ये कार्यक्रम हमारा देख रहे हैं उनको भी ये हम लोगों को तो जानकारी है ये कि एलडीए के फ्लैट क्यों नहीं बिक रहे हैं, या प्राधिकरण पूरे प्रदेश में जहां भी है लगभग फ्लैट नहीं बिक रहे हैं। तो हम लोग तो करीब करीब अनुभव कर चुके हैं। जैसे होता है कि जैसे शेर के जबड़े में जब हाथ डाल दिया जाए तो जो डाल देगा तो वो उसका अनुभव प्राप्त करेगा कि हमारा हाथ बाहर आएगा कि नहीं आएगा। तो हम लोग तो डाल चुके हैं, और जो नहीं डाले हैं उनको ये अनुभव कर लेना चाहिए कि जैसे एलडीए का फ्लैट लेने जा रहे हैं तो शेर के जबड़े में हाथ डालने जा रहे हैं। जानिए, जैसे कि जानिए कि जो घर हम खरीदते हैं तो घर एक बहुत बड़ा सपना होता है। या तो कोई भ्रष्टाचारी हो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 घर 2 घर बंगला मकान ऐशो आराम सब है।
लेकिन जो एक आदमी, साधारण आदमी किसी तरह से बाल बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करता है और वो करता है, तो उसके जीवन का एक सपना होता है कि पहले किराए के मकान में रहता है, फिर इधर भटकता है, फिर उधर भटकता है, फिर वो जिंदगी में पूंजी जोड़ता है, फिर सोचता है चलो एक घर ले। अब आइए विकास प्राधिकरण पे। विकास प्राधिकरण को आप समझ लीजिए कि जैसे हम कोई रत्न जब देखते हैं तो रत्न में सबसे खूबसूरत होता है हीरा, और हीरे में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन माना जाता है? कोहिनूर हीरा। तो एक समय में प्राधिकरण की जमीन को, जैसे कोई किसान से जमीन ले रहा है, कोई प्रॉपर्टी डीलर से कहीं से ले रहा है, कहीं गांव मोहल्ले के ले रहा है, कहीं ग्राम समाज के ले रहा है, लेकिन अगर कोई जमीन विकास प्राधिकरण के लेने जा रहा है तो उसको कोहिनूर हीरा समझ के लेता था। ये गुडविल एक समय विकास प्राधिकरणों की पूरे प्रदेश, क्या हमको लगता है पूरे देश में बनी रही, लेकिन हम लोग प्रदेश की बात करते हैं और खास तौर पर अपने लखनऊ शहर, लखनऊ विकास प्राधिकरण की बात। प्लाट जब निकालता था तो लाइन लग जाती थी। क्यों? क्योंकि प्लाट में तो कुछ करना नहीं, प्लाट तो जमीन है, आपको अपने हिसाब से मकान बनाना है, चाहे 2 एकड़ का मसाला लगाइए, चाहे 7 एकड़ का मसाला लगाइए, आपकी जिम्मेदारी। जो अपना घर बनाएगा तो निश्चित तौर पर मजबूत बनाएगा, अच्छे से बनाएगा। और विकास प्राधिकरण ने क्या किया, इन्होंने सोचा कि इतनी हमारी गुडविल है, कोहिनूर हीरा है ही है, तो चलो हम अपार्टमेंट बनाते हैं। अपार्टमेंट बनाना शुरू कर दिया। अब अपार्टमेंट बनाना क्या, सरकार की नीयत हो सकता है अच्छी रही हो, लोगों को घर देते हैं, लेकिन क्या हुआ, इनकी अधिकारियों ने पलीता लगा दिया। कैसे लगाया? जो भी कंपनियां बनाया इन्होंने आउटसोर्सिंग से बनाया। आपको विवेक जी, तो मैं गया हूँ, देखा हूँ जानकीपुरम में कई अपार्टमेंट के मैंने देखे हैं, तो मैं तो माथा पीट लिया कि उनके छज्जे के डायमेंशन टेढ़े हैं। आप यकीन करेंगे, छज्जे मतलब एक साइड एक तरफ 6 इंच है तो दूसरी तरफ 3 इंच हो गया। आप सोचिए, जब ये स्थिति है, उस मकान को, फ्लैट को कोई देखने जाएगा तो कौन पागल है जो लेगा उसको? इतनी लापरवाही की गई। इसके अलावा सबसे, जब बातें होती हैं जो अपार्टमेंट में रहे, जैसे जिसने शेर के जबड़े में हाथ डाल दिया, तो जब वो अपने अनुभव शेयर करते हैं तो कोई भाई पूछता है यार आप अपार्टमेंट में रह रहे हो, कैसी स्थिति है, सरकारी लिया जाए भैया ना। अगर आपको अपने पैसे की बर्बादी करनी है तो विकास प्राधिकरण के फ्लैट में आइए। अब आप लोग समझिए इसको कि जैसे कि जितने भी लोग भी रजिस्ट्री जब कराते हैं तो एक मुश्त पैसा लेते हैं, ये कार्पस फंड। उसका उद्देश्य ये होता है कि वो पैसा लेंगे और जब आप सब लोग रहने आ जाएंगे, आपकी सोसाइटी फॉर्म हो जाएगी, तो आपको वो पैसा सोसाइटी को हैंडओवर कर देंगे और उसको आप एक अकाउंट में फिक्स कर देंगे। वो करोड़ों में कीमत होता है, जिसका जैसा फ्लैट की कीमत हो, जैसे उस तरह से, मतलब करोड़ के ऊपर नीचे किसी का नहीं है। मान लीजिए किसी का 1 करोड़ रुपया है और 4 साल पहले उन्होंने आपको हैंडओवर कर दिया है, और हैंडओवर तो किसी किया नहीं, लेकिन आप अपने आप जबरन ठेल दिया, चलाओ नहीं मरो, जैसे मनो करो, हमको उससे मतलब नहीं है। जब छोड़ के भाग जाएंगे तो मजबूरी नहीं करोगे। जैसे मान लीजिए कोई रिक्शा वाला, कोई टेम्पो वाला, कोई बस वाला आपको ना बैठाए, छोड़ दे, तो आप क्या करोगे? पैदल जाओगे घर? तो वैसे ही छोड़ के चले गए। अब आपका जो पैसा है, अब आपकी धीरे धीरे बिल्डिंगें पुरानी हो रही हैं, अब उसकी पुताई होनी है। अगर पुताई नहीं होगी तो प्लास्टर झड़ेगा, धीरे धीरे काई लग जाएगी, धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगा। लिफ्टें हैं, धीरे धीरे इसकी समय सीमा खराब होगी, जनरेटर है, ये सब चीजें जब खराब हो जाएंगी, और कार्पस का जो ब्याज तो छोड़िए, मूल्य नहीं दे रहे हैं। कितना लेटर सोसाइटियों ने लिखा, जन कल्याण महासमिति ने लिखा, उमाशंकर जी जो है 4 साल से कार्पस के लिए परेशान है, भाई सब सोसाइटियों को मिल जाए, सब लोग अपना सही से सोसाइटी को रख रखाव करें। जब सरकारी जो भी अपार्टमेंट बने हैं, इनकी स्थिति ये है, जब उनको जो कार्पस है, जो आगे इसका अपार्टमेंट का भविष्य मान के चलिए, और वो जब पैसा ही नहीं मिलेगा तो इसका भविष्य खतरे में। तो ये बताइए, जीवन का सबसे बड़ा सपना घर होता है, कौन अपने सपने को तोड़ना चाहता? हम लोग तो जैसे शेर को बताया ना, शेर के जबड़े में हाथ डाल दिए हैं, तब मजबूरी है, मिलेगा कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन जो आदमी नहीं फंसा है वो नहीं फंसेगा, है ना, मेरा ये कहना है। बिल्कुल, यही शायद यही एक सबसे बड़ा कारण है कि जो आदमी नहीं फंसा है उसको, आपके हमारे अनुभव को देखते हुए, आदमी अपने से एलडी और आवास विकास के फ्लैटों से दूरियां बना रहा है। हम प्रिंस लेनिन साहब के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ गोमती नगर विस्तार महासमिति के अध्यक्ष और राप्ती अपार्टमेंट के सेक्रेटरी नवीन सिंह जी जुड़े हैं। नवीन जी, स्वागत है इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो हम आपसे सवाल जानना चाहेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आपसे बड़े बड़े वायदे किए थे, कार्पस फंड, मेंटेनेंस फंड देना तो दूर की बात है, आपको स्विमिंग पूल देने की बात कही थी। मुझे याद है 5-7 साल पहले आपने आरटीआई लगाई थी, उसमें एलडीए ने एक जमीन बताई थी कि इस जमीन पे आपका स्विमिंग पूल हम बनाएंगे, वो भी किसी को बेच दिया। तो कैसे होगा पूरा, क्या है पूरा मामला ये?
देखिए माशाल्लाह, सबको नमस्कार। मैं नवीन सिंह बोल रहा हूँ। ये चूंकि हम लोग, जैसा राम कुमार जी ने बताया कि शेर के मुंह में हाथ डाल दिए, हम लोग बहुत पुराने हैं। हम लोग 7 साल 8 साल से झेल रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बीच में कहा कि हमको करना क्या है, वो इसलिए मैंने कह दिया क्योंकि हम लोग 7-8 साल से इस सब की चर्चा कर रहे हैं। और हम लोग हर तरह से, जैसा कि सौरभ जी ने बताया कि आप जाएंगे वित्त में, तो बोला कि इंजीनियरिंग में जाइए, इंजीनियरिंग में जाइए तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाइए। दौड़ते दौड़ते हम लोग की हालत खराब हो गई है, लेकिन एक जू उन लोग के कान पे नहीं रहता है। और तो फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि भैया सबसे अच्छा तरीका यही है कि किसी तरह से लड़ भीड़ के उनसे हम लोग कॉर्पस ले लें। कॉर्पस लेके हम लोग अपना चलाएं। अपना चलाएंगे तो हम लोग कुछ तो बेहतर करेंगे भाई। अब देखिए, बात यह है कि वो बना चुके हैं, गलती कर चुके हैं, ठीक। अब हमको भविष्य देखना है, भविष्य में हमें क्या करना है ये हमें सोचना है। तो जो हम लोग का अनुभव है, हो सकता है कि सही ना हो या सही भी हो सकता है, कि उनसे कॉर्पस का फंड लेके अपना हम लोग उसी से धीरे धीरे, और जो हम लोग का मेंटेनेंस होता है वो एक्स्ट्रा करके हम लोग अपना जो भी, जैसे मैंने बताया कि दीवार की पुताई कराएं, वो बोरिंग किसी का फेल हो जाए बोरिंग कराए, लिफ्ट खराब हो जाए लिफ्ट सही कराए। ये एक तरीका बचा हुआ है। बाकी और ये जो आप लोग बीच बीच में कह रहे हैं कि करने के लिए करते भी हैं, उमाशंकर जी और बाकी उनकी टीम की लीगल तरीका है, इस तरीके से उनको घेरा जाए, कुछ कराया जाए, तो वो भी किया जाए, लेकिन साथ साथ ये भी किया जाए। मेरा यही कहना था। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है नवीन जी, आपने बहुत ही संक्षिप्त में आपने पूरी बात रखी। और मैं आपको सत्य बताऊं, आज आप लोगों के जो सुझाव आए हैं, जो समस्याएं आई हैं, कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे से वाकिफ हैं। मैंने शायद इसीलिए आपको बता दूं कि मैंने इस प्लेटफॉर्म पर तमाम अधिकारियों से संपर्क किया, उनको लाने की कोशिश की, बहुत मेहनत किया कि वो लोग आए और हम सबकी समस्याएं सुने, उसका समाधान करें। शायद वो एलडीए और आवास विकास के अधिकारी, मैं आपको बता दूं, मैंने एलडीए बीसी अभिषेक प्रकाश जी से भी बात की, वो भी असमर्थता जता जाएंगे। सचिव से भी हमने बात किया है, चीफ इंजीनियर से भी हमने एलडीए बात किया, वो भी तैयार नहीं हुए इस कार्यक्रम में आने के लिए। इतना ही नहीं, मैं आवास आयुक्त महोदय से भी संपर्क करना चाहा, फोन से मेरी बात नहीं हो पाई, मैसेज किया लेकिन उनका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं रेरा चेयरमैन साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ हूं और रेरा का सब निर्णय हम आपके साथ, जनहित में हम काम करते हैं और आपके जो मुद्दे आते हैं उस पर हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन चूंकि अभी आपका जो मुद्दा है, आखिर क्यों एलडीए और आवास विकास के फ्लैट नहीं लोग ले रहे हैं, इसलिए राजीव कुमार साहब इस कार्यक्रम में अपने आप को किनारा रखने चाहते थे, कि वो चाहते थे कि आप एलडीए और आवास विकास के ही अधिकारियों को बुलाएं, लेकिन इस कार्यक्रम में कोई भी अधिकारी आने को तैयार नहीं हुआ। अब जैसे नवीन सिंह जी ने बताया कि ये बात सही है कि हम एलडीए और आवास विकास से बहुत उम्मीदें तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा राइट है कार्पस फंड। ऑलरेडी रेरा से हम मुकदमा जीत चुके हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, वायदे कर चुके हैं, शासन में भी निर्देश दिया है, फिर भी ये नहीं मिल पा रहा है। अगर सभी आरडब्ल्यूएज को कार्पस फंड ब्याज सहित मिल जाए तो वहां की सोसाइटी के लोग कुछ उसको बेहतर कर सकते हैं। दूसरी चीज, जहां पे आरडब्ल्यूएज नहीं बनी है, अभी एलडीए उसको हैंडओवर कर रहा है, वो डे फर्स्ट से जिस प्रकार आवास विकास अपने आवंटियों को कार्पस फंड आरडब्ल्यूएज में जमा कराता है उसी तरीके से जमाए, जिस तरीके से इसके इनके जो कार्पस फंड है उसका भ्रष्टाचार ना हो। खैर, ये बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे सवाल हैं, और सवाल सबके एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। प्रिंस लेलिन साहब, आप शुरुआत से इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे थे, पूरी दारो मदार आप, क्योंकि लखनऊ जन कल्याण महासमिति के हमारे लीगल एडवोकेट भी हैं, हमारे सलाहकार हैं, और आपके दिशा निर्देशन में ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप बताएं कि इस सबके सुनने के बाद अब हमें अगला कदम क्या होना चाहिए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने एक बहुत सिलसिलेवार तरीके से अपनी जो सारी जितनी ये जो अव्यवस्था फैली हुई है उस पे जो आपने अपनी बातें रखी हैं, और आप लोग को उसके लिए साधुवाद की जिस तरह से आप लोगों ने इन प्रभावशाली एजेंसीज की नाक में दम कर रखा है, आपने जिस तरह से उनको जवाबदेही की उसमें ला करके खड़ा किया है, ये आवश्यक है, तभी जा करके कहीं ना कहीं कोई बात बनती है। बात जो आती है कि ये क्यों इस तरह से एक जो मामलों की अनदेखी रहती है, पब्लिक को क्यों परेशान होना पड़ता, उसका सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे बड़ा कारण है कि ये एक ऐसी आज के समय की प्रभावशाली एजेंसी है जो बड़े बड़े लोगों के काम करती है।
जो बड़े बड़े लोगों को, जो इनके जो प्रोटेक्टर्स हैं, जो सरकारों में बैठते हैं, आते जाते रहते हैं, उनको तो ये बहुत अच्छे से सुव्यवस्थित कर देते हैं, उनके आवास हो, उनके लिए फ्लैट हो। आप समर जी जिस फ्लैट में रह रहे हैं, वहां के लिए मैंने सुना है कि जो सरकार के एक नाम क्या कहूंगा कि अपर महाधिवक्ता महोदय उनके लिए सब सुव्यवस्थित करके एलडीए दे रहा। तो इस तरह से चीजें कुछ लोगों के लिए तो सब चीज कर दी जाती है, फिर कोर्ट में आपको उनके लिए कौन डिफेंड करते मिलेंगे? वही व्यक्ति मिलेंगे। कुछ जजेस के उनके अलॉटमेंट्स होते हैं, उनको प्रसन्न कर दिया तो व्यवस्था उनकी दुरुस्त हो गई। फिर ले दे करके जो आम आदमी जनमानस, जिसको एक विभाग से दूसरे विभाग भागना पड़ता है, उसकी गत इसीलिए बनती है कि जो उन विभागों में बैठे हुए जो मठाधीश होते हैं वो सब सेफ एंड सिक्योर और प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। तो और रही बात जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, जो इन्होंने जिस तरह के जो कानून ले दे करके जो बना रखे हैं, आप लोग उससे भली भांति परिचित हैं कि जो अपार्टमेंट्स एक्ट है, रेरा को लेकर के जो है, उसमें इट्स अ टूथलेस डिवाइस। आप जहां खोलिए हर जगह पेनल्टी ही आपको मिलती है। पेनल्टी इतने परसेंट, उतने करोड़ों में खेलते हैं, करोड़ों रुपया कमाते हैं, उनके लिए 5-10% का अगर कुछ कहीं से कुछ उनके ऊपर जुर्माना हर्जाना लग गया तो कौन सा उनको अपनी जेब से देना है? पब्लिक का पैसा है जो आया है, जो पड़ा हुआ, जिसमें लूट रहे हैं, उसमें से कुछ दे दिया, जमा कर दिया और टाला मटोरी चलती रही। जब तक का स्ट्रिक्ट पीनल प्रोविजंस नहीं आएंगे, जिम्मेदारी नहीं इसमें चिन्हित की जाएगी, ये जिस तरह से ये जो डिले करते हैं, जिस तरह से आप लोग ने जो डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज की बात बताई है कि बताते कुछ है देते कुछ, तो ये तो 420 चीटिंग है। आप चीटिंग का केस क्यों नहीं इनके खिलाफ रजिस्टर होता है? अब आप लोगों को इनके खिलाफ एफआईआर देनी चाहिए थाने में, आप जा करके इनके कि मेरी ये, आप इसको दर्ज कीजिए और इसकी जांच कीजिए, और इसमें जो भी धोखाधड़ी, धोखा ही देना हुआ ना कि आपको बता रहे कि हम इतने लाख में आपको ये चीजें दे रहे हैं, और अब वो चीजें तो मौके पे है नहीं। तो जब आप धोखा दे रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो उस अपराध की भी सजा भुगतनी चाहिए। उसकी थोड़ी जरा कठोर सजाएं हैं, 7 साल तक की सजाएं हैं। यहाँ तो 3 साल समन्स केस की तरह की ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है, कुछ होता नहीं है, कौन जाता है। थोड़ा गंभीरता, अपराध की गंभीरता बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं शायद जवाबदेही किसी के में अपने में लाने की एक चेष्टा आएगी। तो इनको जिस तरह से आप लोगों ने मजबूती से जो अगर घेराबंदी कर रखी, उसको थोड़ा सा और कड़ा करिए, इनको सफोकेट होने दीजिए, इनकी गर्दन पे और अपना, आपने शेर के मुंह में अगर आपने हाथ डाला है ना नवीन जी और राम कुमार जी और समर जी, तो अंदर इसकी जो हलक को पकड़ लीजिए। आपका हाथ काटने के इसके दांत में ताकत ना रह जाए। जो हाथ आपका अंदर गया है ना, उससे अंदर से शेर को दबोचिए, उनको मरोड़िए। तो ये चीजें जब तक का नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही साधारण से कानून, और इस तरह जब इनके ऊपर एफआईआर बरसेंगी, इनके ऊपर हर व्यक्ति लेकर के एक एफआईआर, क्यों एफआईआर अंसल के ऊपर इतनी एफआईआर हो जाती हैं? एलडीए पे कौन सी हुई है? अंसल बिल्डर्स ने जो काम किया है वही तो शायद आप देख लें, ये एलडीए भी वही काम करता है। उनका 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 एमडी जेल पहुंच जाता है और यहाँ वीसी और वो सब मौज करते रहते हैं। तो ये समानता क्यों नहीं आनी चाहिए? कानून में हर व्यक्ति एक नजर से है। हालांकि आप लोग को अच्छे से पता है कि वो नजर कैसे चश्मा चढ़ा करके देखा जाता है, कहने के लिए क्या, क्योंकि आप उस जनमानस से आते हैं जो बहुत अच्छे से इस पूरी व्यवस्था को जानते हैं कि कहाँ क्या सड़ा है, कैसे क्या चीजें हैं, कैसे किस तरह में जब चाहते हैं तो उसी चीज पे किसी को छोड़ देते हैं, जब चाहते हैं तो किसी को उसी चीज पे रगड़ देते हैं। तो हम लोगों को थोड़ा सा और लड़ाई को तेज बनाना होगा, और इसमें जो है थोड़ा इनके ऊपर, इनको कानून के दायरे में और कस के घसीटना पड़ेगा। आप देंगे लेकिन नहीं होगा, कंप्लेंट फाइल करिए, कंप्लेंट केस की तरह कि हाँ आओ, तलवाना सम्मन जारी होगा, मैजिस्ट्रेट इशू करेगा, आओ अब कोर्ट में आओ, हर पेशी पे आओ। तो ये सारी चीजें जब तक होंगी, और जाहिर सी बात है कि अगर हम इस तरह की चीजों में जाते तो हमको भी तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप कंप्लेंट केस फाइल करते हैं तो आप अपने 10 काम छोड़ करके आप भी सारा दिन कोर्ट में खड़े होते हैं। तो लोग इन्हीं सारी चीजों को थोड़ा सोच करके कि कौन छोड़ो इसलिए जाने दो, अब कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड में आ जाते हैं। तो यही इनके लिए एक जो एक इनको साहस देता है, या इनको एक शील्ड देता है कि लोग तो जाते नहीं, लेकिन जो कोई एक व्यक्ति अगर बीड़ा उठा लेता है ना, तो वो अच्छे अच्छों को पानी पिला देता है।
तो ये सारी चीजें हैं कि हमको इनके जो छोट भैया जो इन्होंने नियम बना रखा है, जो कहीं आप देख सिर्फ पेनल्टी 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 रेरा जो लगाता है, पेनल्टी लगाता है, उसके बाद वो इन्फोर्स नहीं होती। उमाशंकर जी ने अभी ऑर्डर कराया है कि ऑर्डर के लिए हम लोग की केवियट पड़ी हुई है, वो अपील में गए नहीं, क्यों? उनको डर ही नहीं है, कहीं से इन्फोर्स नहीं होनी है, पास कर दो वो ऑर्डर। तो ये सारी चीजें वो जानते हैं कि कानून में क्या कमियां, तो इनको कहीं ना कहीं क्रिमिनल लायबिलिटी इनकी थोड़ी सी ला करके, और कहीं एक तरफ अगर सुई एक बार कलम चल गई किसी कोर्ट से, तो फिर ये जाहिर तौर पर ये फिर 1000 बार सोचेंगे। और जिस तरह से आज आप सब लोग एक साथ खड़े हो गए हैं, कंधे से कंधा मिला करके, एक दूसरे को आप लोग ने जो इतना विभिन्न स्तरों पे जो लड़ रहे थे, आपने एक संगठन को बना करके एक साथ सब आकर के सब एक दूसरे की जो परेशानियां हैं उसमें जो आप साथ दे रहे हैं, उस तरह से आप चलते रहेंगे तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। और कहीं ना कहीं व्यवस्था बदलती है हर जगह का जो एक चाहे आप जहां भी देख लें, जितना विकसित देश हो, कहीं ना कहीं उसके में भी यही सारी चीजें शुरुआत में रही हैं, लेकिन जब नागरिक सब जाग गए और सब एक साथ खड़े हो गए तो व्यवस्था को बदलना पड़ा। तो ये चीजें यहाँ भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी, थोड़ा कष्ट और उठाना पड़ेगा, और हो सकता है कि जिस तरह से ये एलडीए का जो व्यवहार है वो फिर उसमें बदलाव आएगा। निश्चित तौर पर सर, आप बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी। हमारे पास प्रभात जी हैं, प्रभात जी कुछ कहना चाह रहे थे। प्रभात जी। मेरे 2-3 छोटी इंक्वायरीज हैं मेनन साहब से। सर, एक तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हमें केस जो है वो सोसाइटी के महासमिति की तरफ से करना चाहिए या इंडिविजुअली करना चाहिए? हम किस चीज में ज्यादा कारगर हो सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो हमारा कॉर्पस फंड है, क्या एलडीए किसी भी तरीके से उसको यूज कर सकता है या दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर रेजिडेंशियल सोसाइटीज? और तीसरा मेरा क्वेश्चन है कि जो एमिनिटीज अगर एलडीए ने हमको नहीं दी हैं, सपोज उन्होंने स्विमिंग पूल कहा था नहीं दिया, या चिल्ड्रंस पार्क कहा था नहीं दिया, या ब्ला ब्ला जो भी होती हैं, क्या इस एमिनिटीज का पैसा एलडीए से लिया जा सकता है कॉर्पस फंड के अलावा? चौथा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो एडवर्टाइजमेंट, सपोज एक जो उनकी बुकलेट है, उस बुकलेट में कोई एमिनिटी नहीं लिखी है, से फॉर स्विमिंग पूल नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पेपर में दिया है, न्यूज़पेपर में किसी भी एक एडवर्टाइजमेंट दिया है, उस एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने कहीं स्विमिंग पूल का जिक्र किया है, तो क्या वो स्विमिंग पूल एलडीए या आवास विकास के ऊपर बाउंडेशन है? बंद करो। ये आपने जितनी जो बातें कही हैं कि बात फिर से वही आती ना कि वो प्रोटेक्टेड है, इसलिए वो धोखाधड़ी कर, ये धोखाधड़ी है कि आप कह कुछ रहे हैं, किसी लेवल पे आप कह रहे हैं, जब आपके बुकलेट में कोई चीज नहीं है तो उस चीज को आप एडवर्टाइज कैसे कर सकते हैं? ये तो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हुआ। सर, गलती तो उन्हीं की है सर। पे बनता है अपराध, ये अपराध की श्रेणी में आता है कि अगर हमने आपको कोई चीज देना नहीं है और हम आपसे झूठ बोल करके कोई चीज आपको, हम एक नाला दिखा करके आपको फ्लैट की रजिस्ट्री कर दें या फ्लैट दिखा करके नाले की रजिस्ट्री कर दें, तो वो अपराध है कि नहीं है? ये थोड़ी होगा कि नहीं जमीन तो दे दी गई है, तो आपने क्या दिखाया और क्या दिया। तो वो जो एक अपराध का जो इसमें क्रिमिनल लायबिलिटी की जो बात है, उस पे हम लोगों को थोड़ा हिट, इनको क्रिमिनल लायबिलिटी इनकी फिक्स करानी पड़ेगी। लड़ाई अब आप लोग को इस दिशा में ले जानी है कि इनकी क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स हो। फिर आपकी जो दूसरा प्रश्न है कि इंडिविजुअल या एसोसिएशन, ये आपके ऊपर, व्यक्ति के ऊपर है कि वो अपने स्तर पे अपनी लड़ाई लड़ लेता है या आपकी जो एसोसिएशन है वो इतनी प्रभावी है कि हर अपने मेंबर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है। ये देखिए डिपेंड करता है, ये आपके अपने एसोसिएशंस की वर्किंग के उस पे है, हम इस पे कोई एक जनरल ओपिनियन नहीं देंगे। सर, अपार्टमेंट की एसोसिएशन तो अलग हो गई, एक महासमिति अलग हो गई। अगर महासमिति ही एक, मतलब ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर अपार्टमेंट का कुछ नाम लेके चले, लेकिन अगर सिर्फ इसकी बात करें कि जो इन्होंने वादा किया है या इन्होंने कहीं भी एडवर्टाइजमेंट में शो किया है, वो इनकी लायबिलिटी फिक्स हो जाए कि हाँ इनको देना मजबूरी है, तो प्रभात जी मैं इसका क्षमा करिए, मैं इस पर अभी आता हूँ। मैं अभी 2 मिनट में सारी बातों को समराइज करूंगा, एक बार तो मौका दे। पहले लेनिन सर आपकी बात समाप्त हो गई? नहीं, हाँ बिल्कुल, मैं बस उन्हीं के उसका जवाब जो दे रहा था कि जो इस तरह से उन्होंने जो फ्रॉडुलेंट एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जो एमिनिटीज नहीं देते हैं, इसके लिए इनकी क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। कॉर्पस फंड का ये मिसयूज नहीं कर सकते हैं
अगर वो कॉर्पस फंड किस पर्पस के लिए है वो तो उसमें प्रिस्क्राइब्ड होता है, उससे अलग हटके कैसे यूज कर सकते हैं, इसी को तो गबन कहते हैं, यही तो भ्रष्टाचार है। लेकिन ये सब चीजें जिस तरह से ये जो इस लेवल पे काम करने वाले लोग जो प्रोटेक्टेड रहते हैं और जनता इग्नोर करती रहती है, जो हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं उनको ये सेटिस्फाई करते रहते हैं, इसीलिए ये प्रोटेक्टेड रहते हैं। हर प्रमुख व्यक्ति के पास एलडीए का फ्लैट या एलडीए का मकान होगा, प्लॉट होगा, हम हर आदमी के पास नहीं है, इसलिए सब चुप रहते हैं। इनको सबको खुश करना आता है, इनको पता है कि कैसे किसको, कितने तो नाम आते रहते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपना कहा कि उसका लैंड यूज कैसे चेंज करा लेते हैं। ये सब क्या है, ये सब क्या है? यही तो प्रोटेक्शन मिलता है कि उन्हीं की कोर्ट में तो फिर आप जाते हैं बहस करने, फिर वो इन अथॉरिटीज के अगेंस्ट में आपको टरकाते हैं काउंटर रिजॉइंडर या सीधे उठा करके डिसमिस। तमाम ऐसी फाइलें हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं कि किसी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, उस व्यवस्था का मुकदमा हम लेके खड़े हुए, उसको ऐसा खारिज करके फेंकते हैं उठा करके कि जैसे वो सबसे बेकार मुकदमा है, और बाद में कहीं से हमको कलई खुलती है कि अरे ये साहब तो इसी व्यवस्था के पार्ट हैं, अभिन्न अंग हैं, और जिनके खिलाफ हम लेके आए हैं उनके साथ इनका उठना बैठ। तो इस तरह से तो हमारी सारी न्याय की व्यवस्था चल रही है। जितना आप हमसे खुलवाएंगे तो वो चीजें जो कुछ दबी हुई हैं वो व्यवस्था को चौपट कर रखा है। भ्रष्टाचारियों ने पूरी तरह से इसको एक सिस्टमैटिक तरीके से अपने कब्जे में कर रखा है। वही लोग ऊपर पहुंचाए जाते हैं जो उस व्यवस्था के लिए कारगर सिद्ध होते हैं, वरना वो सब किनारे कर दिए जाते हैं। निश्चित तौर पर सर, आज भी आप, हाँ, वो हर पद और हर व्यक्ति, हम हर पद, हर समाज, हर व्यक्ति के लिए ये लागू होता है जो परिस्थितियां हैं। और लेकिन इन परिस्थितियों में फिर भी अभी जो परिस्थिति हमारे बीच निकल के आई है, हमें सिर्फ और सिर्फ न्याय आपके माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से ही मिल सकता है। क्योंकि इस भ्रष्ट तंत्र से यदि अगर कोई लगाम लगा सकता है तो माननीय न्यायालय के स्तर से ही, आपके सहयोग से ही इस पे हमें कोई सफलता मिल सकती है। और दूसरी सफलता, जिस प्रकार पूरे लखनऊ के सभी आरडब्ल्यूएज के लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पर अपना सहयोग दिया है, एक दूसरे के साथ सहयोग कंधे से कंधे मिला के दे रहे हैं, शायद ये भी एक सबसे बड़ा कारण है हमें सफलता दिलाने के लिए। तो अब हम समर जी के पास चलते हैं। समर जी, आप क्या कह रहे थे? पहले तो ये मेरा नाम इसमें पवन पटेल लिख के आ रहा है, उसको डिस्प्ले में जरा उसको ठीक कर ले। दूसरा, मैं बहुत ज्यादा इसमें वक्त नहीं लूंगा, सारी बात सब लोगों ने एक ही कही। बेसिकली इनके मकान घटिया निर्माण, समय से न देने के कारण, दाम बढ़ा देने के कारण, अनुरक्षण और तमाम वगैरह वगैरह मुद्दों के कारण लोग नहीं। हम इनका मकान प्रमोट करने के लिए नहीं बैठे हैं, ये बिके चाहे न बिके, जो इन्होंने हमसे वादा किया है वो हमारा मकान दे। तीन चीजों पे, एक कल मैंने आज ही शायद एक वॉइस रिकॉर्डिंग हमने शेयर की थी, शायद प्रभात जी ने भी सुनी हो। प्राधिकरण दो भाषा सुनता है, हमको वो दो भाषाएं जाननी चाहिए। वो भाषा क्या है? ये बहुत निर्लज्ज संस्था है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कल हमने इनकी शव यात्रा निकाली परसों, उसका जो मैं इनकी अंदर जिस तरीके से इनको चोट लगी, उसका मैं रिएक्शन देख रहा हूँ। काम एक दिन में, इतनी खराब योजना में एक दिन में नहीं होगा, लेकिन उसका जो मैं जमीनी धरातल पर मैं उसका जो देख रहा हूँ आउटपुट, वो एक तो इम्पोर्टेंट। दूसरा, हमें विधिक रूप से अपने आप को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, एलडीए एक सरकारी संस्था है, ये प्रोटेक्टेड है अपने आप को, और जिससे बचता है। ललित साहब ने एक बहुत बढ़िया बात कही, हम लोगों ने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है वो हम ब्रीफ में बता दें कि हम लोगों ने पारिजात के लिए क्या किया। वहां पर मैक्सिमम जजेस, अधिवक्ता और सभी लोग हैं। मल्टीपल कंप्लेंट से प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है। महासमिति अपना काम कर रही है, हम सब जुड़ के ही महासमिति जो हम इंडिविजुअल लेवल पे एफआईआर, कंप्लेंट, हमारा नॉइस लेवल जितना बढ़ेगा उतना ही कंप्लेंट की हमारी उसकी जो है ज्यादा दबाव बनता है। एक बात, हम लॉ बेस्ड बात को लेके चलते हैं तो बात की ग्रेविटी अलग है। जैसे वादा खिलाफी तो ये कहेंगे हाँ साहब संपत्ति आप किससे बात करने जाएंगे? सब आप कहेंगे कॉस्ट हमारी बढ़ा दी, तो वित्त नियंत्रक के पास जाएंगे तो वित्त नियंत्रक कहेगा वो हमारा काम नहीं है, हमारा तो अंतिम गणना पत्र प्रेषित करना काम है, हमें पैसा लेना है। संपत्ति वालों जाओ, संपत्ति में जाएंगे तो आप संबंधित बाबू पास जाएंगे, कहेंगे साहब हम क्या करें, ऐसे घूमते रहे। लेकिन दो तीन चीजों का हमको ध्यान रखना है कि जैसे पहला,
ये लोग अपने को नॉन प्रॉफिट एजेंसी कहते हैं 12AA में। हमने इसका RTI मांगा हुआ है जिसका कोई जवाब इन्होंने नहीं दिया, और 12AA में ये कहीं परिलक्षित नहीं होता कि ये लाभ अर्जित नहीं करते। हमने इस सवाल को कोर्ट में भी पूछा कि साहब आपके ऊपर 60 करोड़ की पेनाल्टी इम्पोज की गई, आपके 2 खाते सीज किए गए, ऐसी कौन सी संस्था, ऐसा कौन सा व्यापार है जहां बिना तुम प्रॉफिट के जीवन यापन कर रहे हो? 30 साल से तुम अपना सब लोगों की गाड़ी घोड़ा मकान कैसे दे रहे हो बिना प्रॉफिट? तो ऐसी एजेंसी हमको भी दे दो भैया जहां बिना प्रॉफिट 12AA में अगर आप आते हो बिना इनकम। दूसरा, हम रेरा से बहुत आशान्वित नहीं है। रेरा को ये बेसिकली ढाल बना के इस्तेमाल करते हैं, और रेरा में जानबूझ के इन्होंने रखा हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी पता है, उनको ये एजेंसी के बारे में सब पता है, ये प्रॉफिट मिलता है, सारे अफसर वही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वहां से पोस्टिंग करा के इधर आ जाती। पहले तो नगर निगम का पार्ट था, यहाँ था नहीं, प्रशासक का पद होता था। आज ये लोग IAS ऊपर आ गए थे, इन्हें लगता है यहाँ पर खूब ठीक ठाक भलाई काटें। हम 2 चीजों के लिए अभी जो हम लोगों ने मीटिंग की थी, और उसमें एक तो हमारा विरोध प्रदर्शन बिल्कुल तीखा होना चाहिए जो इनको अंदर तक हिलाए और लोगों को भी समझ में आए कि हाँ इन्होंने चला, उसमें हम सब लोग यूनाइट होके आ जाएं जिस प्रकार जैसे। दूसरा, लीगल प्लेटफॉर्म पर अगर हम बात करें तो हमें इनके अगेंस्ट, इन्होंने हमसे वादा खिलाफी की, इन्होंने हमारे साथ चीटिंग की, इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराने के लिए जो धाराएं बनती 419 जो भी, हमने विभूतिगढ़ थाने में इनके खिलाफ FIR दे दी। केस रजिस्टर नहीं होगा, अनुमोदन के लिए CP साहब यहाँ जाए तो ठीक है, हम 156(3) में केस रजिस्टर कराएंगे, जांच ही तो होगी भले ना, ठीक है। लेकिन जब सारे एजेंसी से सब सारे RWA से लोग जाएंगे तो साहब कहेंगे यार एक दिन यार आखिर में क्या, अरे भाई आज बड़े बड़े लोग जेल चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। और हम सारे अभियंताओं के खिलाफ बाई नेम करने जा रहे हैं। हमने लिखा है, इवन हमने मुकेश मिश्राम को भी पार्टी बनाया है, असली इसके रचयिता और जनक वो है, ठीक है, केस रजिस्टर हो या ना हो, हमने ठीक है पार्टी बनोगे। अरे अखंड प्रताप सिंह चले गए, लालू यादव चले गए, ये कौन से ठीक है, हमारे में बल होगा हम कराएंगे। तीसरा, अब हम आते हैं, बात करते हैं कि हम इनको अपने, जब कोर्ट में हम बात करें या रेरा में बात करें तो साहब हम कहते हैं कि साहब ये कहते हैं CC की बात बहुत आती है। अभी हमारे पास में जब हम इनके अगेंस्ट PIL फाइल कर रहे हैं, एक ये नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 का है जिसमें एक ऑर्डर है, ये सदाकांत साहब का प्रमुख सचिव आवास का 18 सितंबर 2015 का, मैं शेयर करूंगा। उसमें साफ साफ ये कि जो ये उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15(2) में जिसमें ये जारी करते हैं, उसमें कहीं भी इस चीज का डिटेल नहीं होता था। बाद में इसको 2018 में बिल्डिंग बायलॉ के बाद शासन ने इसको एलोबरेट किया है। वो एलोबरेट जो किया है वो लिखा है साफ साफ, इसको मैं जरूर शेयर करूंगा, ये लेनिन सर के पास होगा या जो लोग फील्ड से होंगे। 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के आवासीय भूखंडों के मानचित्र पर स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। प्रस्तुत मानचित्र 30 दिन की अवधि में अंतिम रूप से निस्तारित न होने पर स्वतः स्वीकृत मान लिए जाएंगे, बशर्ते वह योजना, महायोजना, परिक्षेत्रीय योजना भवन उपविधियों के अनुसार हो तथा सभी संबंधित विभागाध्यक्ष यथा अग्निशमन, प्रदूषण, ASI आदि से ये 5 विभाग अनापत्ति प्राप्त कर लिया गया। कोई भी बिल्डिंग ऐसी नहीं होगी जिसमें इन 5 में से पूरे मानक होंगे, और जो सबसे इसके 2 अहम है वो कोई विभाग नहीं। पुलिस से फायर डिपार्टमेंट जनरली NOC नहीं देता है, क्यों? क्योंकि इनकी बिल्डिंग में वो मानक होते नहीं और वो बाद में फंसेंगे। कोई भी चीफ फायर अफसर अपनी जेल नहीं जाएगा, वो बिल्कुल नहीं देता। हमने RTI में पूछा, हमने DG फायर से पूछा, हमको साफ साफ लिख के आ गया कि साहब वी हैव नॉट इशूड एनी ये NOC फॉर द फायर सिस्टम। ये एक हमारा बहुत बड़ा वो केस बनता है कि जब आपने बिल्डिंग बायलॉज का अगेंस्ट जाके आपने किया तो हमारी सुरक्षा के साथ 400 परिवारों के साथ, 500 परिवारों के साथ आपने खिलवाड़ किया, तो इसमें धाराओं का बहुत बड़ा इनके ऊपर, ये हम एक प्रेशर डाल के इनके ऊपर इस बात के लिए कि भाई कम से कम हमारी योजना को ठीक ठाक आप करो। एक तो रिफंड पॉलिसी की बात अभी एक सज्जन ने पूछी, वो बहुत आसान प्रक्रिया है, अब इन्होंने ऑनलाइन वो कर दिया, लेकिन उसमें 4% कटेगा पंजीकरण राशि का, प्लस GST का नुकसान होता है।
अगर योजना बहुत खराब है वो उनका अपना आउटलुक है, क्या लेते हैं। दूसरा, मैं एक ही चीज कहूंगा कि हम लोग FIR कराएं, इनके ऊपर जितना विधिक तरीके से इनके ऊपर हम प्रेशर डाल सकते हैं वो रहे, और संगठन को सारे अलग अलग RWA को इनके साथ बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पर आके जितना विरोध प्रदर्शन, जितना इनको लगे कि अब जाएंगे तो हमारे साथ मैन हैंडलिंग हो सकती है, कि केवल उस चीज से थोड़ा सा डर के आगे की योजनाओं के लिए ठीक हो जाएंगे, जो हमारे यहाँ बचे हुए काम हैं वो कर देंगे। कार्पस फंड ये नहीं ले जा सकते, कार्पस फंड के इंटरेस्ट से काम करते, उसको टेंडेंसी हो सकती है बहुत दिन है। और कोर्ट से भी हमको ये है कि कोर्ट में भी आज की डेट में क्या हो रहा, मैं आई रिजर्व माई कमेंट, बट माननीय न्यायालय के तमाम रिटायर्ड अधिवक्ता या तमाम जजेस आज की डेट में अपने छोटे लाभ के लिए गाड़ी घोड़ा मकान निश्चित तौर पर समर जी हम रोकना चाहेंगे क्योंकि हमारी समय की सीमाएं हैं। और हमारे जो अधिवक्ता महोदय है प्रिंस लेलिन जी, उनको 6 बजे से एक और वेबिनार है। तो आज का जो आप सभी का सुझाव आया, आप सभी के जो सहयोग मिले और हमारे प्रिंस जी की जो दिशा निर्देश था, हम सब उस दिशा में चलेंगे। और हम LDA और आवास विकास, निश्चित तौर पर जो हमारा आज का विषय था कि आखिर क्या कारण है कि LDA और आवास विकास के फ्लैट जो कभी लोग उत्साह से खरीदा करते थे, आज लोग उससे दूरियां बना रहे हैं। ये जो आप हमारा विषय था, इस विषय पे आप सभी के जो सुझाव मिले हैं, जो आप सभी ने अपने विचार रखे हैं, निश्चित तौर पर यही सबसे बड़ा कारण है कि लोग आज LDA के फ्लैट या आवास विकास के फ्लैट नहीं खरीदना चाहते हैं। और जो भी हमारे दर्शक देख रहे होंगे, हम सभी से जो आज हमारा जो सुझाव हुआ है, हमारा जो विचार है, एक दूसरे को लोग सुनेंगे तो शायद कोई व्यक्ति तब तक नहीं खरीदेगा जब तक LDA और आवास विकास अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं करेगा। और बाकी लखनऊ जन कल्याण महासमिति आप सभी के सहयोग से हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, न्यायालय में जाएंगे, उस प्रक्रिया में आगे काम करेंगे और कार्पस फंड सहित उन तमाम मुद्दों पर हम जो संघर्ष होगा, जिस प्रकार समर जी ने एक प्रयास किया था, उसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। विवेक जी, राम कुमार जी और प्रिंस लेनिन जी के नेतृत्व में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोग समय दिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम किसी और मुद्दों के साथ इसी तरीके से जनहित के मुद्दों पे एक दूसरे के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।